हे हेलो वेलकम बैक टू द क्लासेस। कंटिन्यू करने वाले हैं आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट की क्लास में हमने 2 मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी का थर्ड मेथड, राइट। थर्ड मेथड बचा है हमारे पास पॉइंट मेथड, और जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स की कैलकुलेशन नहीं होती, बल्कि हम एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? Measuring the elasticity at a particular point on the demand curve is known as point elasticity of demand। यहाँ पे आप डिमांड कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट पे उसकी इलास्टिसिटी को चेक करते हो, आप एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देखते, और यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लोअर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अगर हम इस m पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लोअर सेक्शन कितना है, n से लेकर पूरा m से लेकर n तक पूरा लोअर सेक्शन है, राइट। और अपर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अपर सेक्शन नहीं है। तो इन दैट केस यहाँ पे आपका ऊपर तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और अपर सेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, 0। तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट, ठीक है। और अगर हम ए पॉइंट की बात करें, क्योंकि ये मिड पॉइंट से ऊपर है, तो लोअर सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, ए एन, और अपर सेक्शन क्या होगा, एम ए। तो ऑब्वियसली ए एन जो है इज ग्रेटर वैल्यू देन एम ए, ठीक है। एम ए से बड़ा है ए एन, तो ऑब्वियसली जो आपकी ई डी की वैल्यू आएगी वुड बी मोर देन 1, ठीक है। अगर हम बी पॉइंट को कंसिडर करें कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन दोनों बराबर होगा, तो ईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर सी की वैल्यू चेक की जाए, क्योंकि ये मिड पॉइंट से नीचे है, तो लोअर सेक्शन छोटा होगा, अपर सेक्शन बड़ा होगा, तो ईडी की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और अगर हम लास्ट एन पॉइंट की बात करें तो एन पॉइंट के ऊपर कोई भी लोअर सेक्शन नहीं है, जितना भी है सिर्फ अपर सेक्शन है, ठीक है। तो लोअर सेक्शन तो 0 हो गया, अपर सेक्शन अगर आप पूरा भी लिख दोगे तो भी इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी, राइट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पॉइंट मेथड को। तो अब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स। अगर 2 डिमांड कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो किसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ये हम देखते हैं। देखो, डी डी एक डिमांड कर्व है और D1 दूसरा डिमांड कर्व है। ये दोनों डिमांड कर्व एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट के ऊपर। तो ई पॉइंट तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों की डिमांड सेम है, लेकिन अगर ई पॉइंट से ऊपर या नीचे प्राइस मूव करती है, राइट, अगर ऊपर या नीचे प्राइस मूव करती है तो दोनों की डिमांड के अंदर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी 2 डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिसका डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैटर द डिमांड कर्व मोर विल बी द इलास्टिसिटी। मतलब जितना ज़्यादा फ्लैट डिमांड कर्व होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा जो पॉइंट्स करे थे, तब हमने जब उनके कर्व्स बनाए थे, तो जब ईडी मोर देन 1 होता है, यानी इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, हाईली इलास्टिक होता है, तो उसका कर्व फ्लैटर बनता है, राइट। लेकिन अगर ईडी लेस देन 1 होता है, अगर इलास्टिसिटी कम होती है, हाईली इन इलास्टिक होता है, तो उस केस में जो डिमांड कर्व है वो स्टीपर बनता है, यानी खड़ा डिमांड कर्व बनता है, और ईडी मोर देन 1 में फ्लैटर डिमांड कर्व बनता है। तो यहाँ पे जिसका कर्व ज़्यादा फ्लैट होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है पॉइंट के ऊपर या नीचे आप किस तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ई पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी वाला कर्व जो है जो ज़्यादा फ्लैट है, डी वाला कर्व ज़्यादा फ्लैट है, और D1 स्टीपर है, ठीक है। तो यानी डी डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू D1, ठीक है। कैसे? अगर प्राइस जो है P से P1 हो जाती है, तो इसकी जो डिमांड है डी की जो डिमांड कर्व है वो Q4 पे पहुंच जाएगी, जबकि D1 की डिमांड केवल Q3 तक पहुंचेगी, ठीक है। तो इसके अंदर चेंज केवल इतना सा आ रहा है, जबकि इसमें इतना सारा चेंज आ रहा है, राइट। तो यानी कि डी जो ज़्यादा फ्लैटर डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। अगर हम प्राइस को नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी P से P 0 पर लेकर आते हैं, तो इन दैट केस D1 विल बी फ्लैटर देन डी, राइट। तो यानी D1 की इलास्टिसिटी अब ज़्यादा होगी, ठीक है। कैसे? जैसे अगर प्राइस P से P 0 पे आ जाती है, तो आप देख सकते हो D के अंदर चेंज कितना आ रहा है, D वाले के अंदर चेंज आ रहा है Q2 Q1, जबकि D1 में कितना चेंज आ रहा है, Q से Q2, जो कि बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो यानी कि जो
कर्व जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी इन केस जब दो डिमांड कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो ये इन सारी चीज़ें हैं जो डिमांड की इलास्टिसिटी को इम्पैक्ट डालती है। सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी, कि आपकी कमोडिटी का नेचर क्या है। या तो वो नेसेसिटी हो सकती है आपके लिए, या फिर वो आपके लिए कंफर्ट गुड्स हो सकते हैं, या फिर वो आपके लिए लग्जरी गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आपके लिए नेसेसिटी आइटम है, ठीक है, अगर कमोडिटी आपके लिए नेसेसिटी है तो उसकी इलास्टिसिटी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी ईडी वुड बी लेस देन 1। अगर वो कंफर्ट गुड है तो ईडी वुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों में बराबर बराबर इम्पैक्ट डालेगी। जबकि अगर वो आपके लिए लग्जरी गुड्स है तो ईडी वुड बी मोर देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी वुड बी मोर देन 1। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स का मतलब है कि उसके कितने क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। If there are large number of close substitutes available for the commodity, the elasticity would be more than 1। ठीक है, और अगर उसकी क्लोज सब्सटीट्यूट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है तो कंज्यूमर्स के पास स्विच करने के लिए कोई चॉइस है ही नहीं, तो ईडी वुड बी लेस देन 1। ठीक है, अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो प्राइस में अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशंस आता है तो कंज्यूमर्स दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच कर जाएंगे, इसलिए ईडी मोर देन 1 होगा। लेकिन अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है स्विच करने के लिए, तो ईडी वुड बी लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेयर इन द टोटल एक्सपेंडिचर और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। मतलब आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस कमोडिटी के ऊपर खर्च कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उस कमोडिटी के ऊपर अपनी इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो तो आप ज़्यादा सोचोगे उसमें खर्च करने के लिए। ठीक है, बहुत सोच समझ के उस पर खर्च करोगे तो आपकी इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ईडी वुड बी मोर देन 1 अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रोपोर्शन को स्पेंड कर रहे हो। अगर आप उसके ऊपर बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो, जैसे पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, या फिर मैच बॉक्स है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जिनके अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाता है तो हम ज़्यादा उसके बारे में सोचते नहीं है। ठीक है, हमारी डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है अगर आप अपनी इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो तो ईडी वुड बी लेस देन 1। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे हो तो ईडी वुड बी मोर देन 1। ठीक है, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। डिफरेंट यूजेस मतलब जितने ज़्यादा उसके यूज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी होगी। कैसे, जैसे अगर मिल्क है, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर मिल्क की प्राइस बढ़ जाती है तो आप उसको सिर्फ उतने ही कामों में लगाओगे जो इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तो आप ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन कम कर दोगे। अगर कंजम्पशन कम करोगे तो डिमांड भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही होता है कि अगर जिस प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूजेस होंगे उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके कंजम्पशन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, तो उसी के साथ उसकी डिमांड को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई कमोडिटी है, उसका एक ही यूज़ है, ठीक है, तो आप उसको यूज़ करोगे ही करोगे। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, यानी लेस देन 1 होगी, क्योंकि उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर किसी कमोडिटी का कंजम्पशन आप पोस्टपोन कर सकते हो तो उसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी, क्योंकि डिमांड में फ्लक्चुएशंस आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसका कंजम्पशन आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है, तो ईडी वुड बी लेस देन 1। नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या होता है, अगर वो हाई इनकम ग्रुप से है, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और अगर लो इनकम ग्रुप से है तो इलास्टिसिटी वुड बी मोर देन 1। कैसे, अगर मान लो कि आप रिच फैमिली से हो, ठीक है, तो अगर आपके 150 रुपये कहीं गिर भी जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे उसके अंदर। लेकिन यही 100 रुपये अगर किसी पुअर फैमिली वाले पर्सन के गिर जाते हैं या खो जाते हैं या उसे कहीं स्पेंड करने होते हैं, तो वो 10 बार सोचता है उसको खर्च करने से पहले। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको पछतावा होता है, अफसोस होता है अगर वो कहीं खो जाते हैं तो। ठीक है, तो यानी उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है अगर वो लो इनकम ग्रुप से, और अगर हाई इनकम ग्रुप से तो इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1। फिर आता है कंज्यूमर हैबिट्स।
कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट को अपनी हैबिट की वजह से कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जो भी अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या फिर टोबैको वगैरह खाते हैं, तो उनके केस में अगर सरकार चाहे जितना टैक्स बढ़ा दे, उसकी प्राइसेस चाहे जितनी बढ़ा दे, वो हैबिचुअल है उसके लिए, तो वो उसे कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो उसकी इलास्टिसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई चीज़ आप हैबिट की वजह से परचेज कर रहे हो तो उसकी इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन 1। फिर आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दो तरीके से हो सकता है, या तो लॉन्ग रन में देख रहे हो या शॉर्ट रन में देख रहे हो। तो अगर आप लॉन्ग रन में देखते हो तो ईडी वुड बी मोर देन 1, और शॉर्ट रन में देखते हो तो ईडी वुड बी लेस देन 1, क्योंकि शॉर्ट रन में पूरी सप्लाई को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, जबकि लॉन्ग रन के अंदर सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए आपकी जो डिमांड होगी वो मोर देन 1 होगी लॉन्ग रन में, और लेस देन 1 होगी शॉर्ट रन में। फिर आता है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मतलब किसी कमोडिटी किस प्राइस लेवल में आ रही, मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा है या कम है। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बहुत कम है, ठीक है, बहुत चीप प्रोडक्ट है, बहुत चीप प्राइस है उसकी, तो आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। जैसे पहले कोई टॉफ़ी अगर 1 रुपये की 2 आ रही थी और अब 1 रुपये की 1 ही आ रही, तो क्या उसमें दिमाग लगाओगे यार मैं लूँ या नहीं लूँ, ठीक है, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। लेकिन आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको मान लो एसी लेना है या फ्रिज लेना है या ऐसी कोई बड़ी चीज़ लेनी है, घर लेना है, अगर उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो आप बहुत सोच समझ के उसको स्पेंड करोगे मनी को, ठीक है, तो बहुत सोच समझ के उसको खरीदोगे, उसकी डिमांड करोगे। तो इन दैट केस अगर कोई भी कमोडिटी हाई प्राइस लेवल में आती है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, अगर लो प्राइस लेवल में आती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, यानी लेस देन 1। देखो अब देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर हम स्लोप की बात करें, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वेयर इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंसर्न विद द रिलेटिव चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब स्लोप जो है वो तो हमें एग्जैक्ट चेंजेस बताता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें रिलेटिव चेंज बताता है कि अगर प्राइस में इतना चेंज आता है, ये हमारा बेस है, इससे अगर इसमें इतना चेंज आता है तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, यानी हम उसमें प्रोपोर्शन या परसेंटेज ये देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। जबकि स्लोप हमें एग्जैक्ट चेंजेस बताता है कि प्राइस और डिमांड के अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। अगर ईडी होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्यू, ये तो होता है अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात करें तो वो होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर हम इस दोनों फॉर्मूलों को कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो अपना नया फॉर्मूला जो ईडी के लिए बनता है वो 1 अपॉन स्लोप होता है क्या, प्राइस अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब अगर हम लीनियर डिमांड कर्व की बात करें तो एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी एक लीनियर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, उसकी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके हर पॉइंट के ऊपर उसका जो स्लोप है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो उसकी इलास्टिसिटी दैट वेरीज बिटवीन इन्फिनिटी एंड ज़ीरो। जैसे कि हमने पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर देखा था, लीनियर डिमांड कर्व था लेकिन उसके एक ही डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट के ऊपर उसकी इलास्टिसिटी वेरी कर रही थी बिटवीन इन्फिनिटी एंड ज़ीरो, ठीक है, जबकि एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर उसका स्लोप हर पॉइंट के ऊपर सेम ही रहता है। तो इसी के साथ इसका जो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, जो भी समझने का पोर्शन था इस चैप्टर का, वो ख़त्म हो गया है। अब कल की क्लास में हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।